हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 है, चैप्टर 01 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वीडियो सीरीज थ्योरी 37 है। इसका मतलब यह है कि वीडियो सीरीज थ्योरी 36 हो चुका है। इस चैप्टर में, कोर्स कोड 01 के इस चैप्टर में अब तक 36 वीडियो सीरीज हो चुका है। इसके बाद ये 37 हो रहा है। ठीक है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक से समझना चाहते हैं तो VSTH 01, फिर VSTH 02, VSTH 03 इस तरीके से लगातार देखते हुए प्ले लिस्ट में मौजूद सारे वीडियो देखिए। क्लियर है? उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका IIT JEE एडवांस में कोई मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो सीरीज थ्योरी को शुरू करते हैं। 37 है, इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन कह लीजिए या केमिकल रिएक्शन कह लीजिए। केमिकल इक्वेशन कह लीजिए या केमिकल रिएक्शन कह लीजिए। केमिकल रिएक्शन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। रिएक्शन कंटिन्यूड। कंटिन्यूड क्यों? कंटिन्यूड CONTD मतलब कंटिन्यूड। कंटिन्यूड इसलिए कि पिछले कई वीडियो सीरीज से ये शुरू किया गया है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कई तरीके से बनाया जाता है और कई अप्रोच होते हैं। उनमें एक अप्रोच मोल मोल एनालिसिस है जो हम लोगों ने देख लिया। एक अप्रोच POAC भी है जो देख रहे हैं। क्लियर है? POAC का अप्रोच देख रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का भी अप्रोच है, टाइट्रेशन का भी अप्रोच है। सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन में POAC का अप्रोच तो देख ही रहे हैं, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन पर वर्कआउट करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन पर बातचीत करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन देखिए, इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसे रिएक्शन कराया गया है, CO प्लस CO2 बना है। CO प्लस CO2 बना है। कार्बन 3 ग्राम लिया गया है, ऑक्सीजन 5 ग्राम लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO एंड CO2। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO एंड CO2 हमें बताना है। CO और CO2 का परसेंटेज कंपोजिशन मतलब ये कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है CO एंड CO2, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है CO एंड CO2, उसका क्या परसेंटेज है, यानी कितना परसेंट CO बना है और कितना परसेंट CO2 बना है। यही हमें पूछा गया है, यही हमें करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और कार्बन CO और CO2 में बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के सारे एटम CO और CO2 में जा चले गए। कार्बन के सारे एटम CO एंड CO2 में चले गए। CO और CO2 में चला गया। ठीक है, मान लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बनाया और ये A मूल है, ये मूल मैंने कहा, और ये B मूल है। ठीक है, कार्बन का सारा एटम कहां चला गया है? CO में। और ऑक्सीजन का सारा, कार्बन का सारा एटम कहां चला गया है? CO में एंड CO2 में। ऑक्सीजन का सारा एटम कहां चला गया है? CO में एंड CO2 में। चलिए हम देखते हैं, हमें मिला है 3 ग्राम कार्बन और 5 ग्राम ऑक्सीजन।
सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कार्बन के लिए पीओएसी। पीओएसी फॉर कार्बन एटम, पीओएसी फॉर कार्बन एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO इंटू 1, क्योंकि CO में कार्बन एक है, प्लस नंबर ऑफ CO2 इंटू 1, क्योंकि कार्बन एक है। क्लियर है? अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन गिवन अपॉन मोलर मास 12, 3/12 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने A ले रखा है और इसका वैल्यू हमने B ले रखा है, तो हमें मिल गया 1/4 इज इक्वल टू A प्लस B। अगर इसे हम और सॉल्व करें तो मिल जाएगा 4A प्लस 4B इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। POAC फॉर ऑक्सीजन एटम, POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मतलब है 2 इंटू NO2। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इज इक्वल टू NCO इंटू 1, क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन एटम है, प्लस 2 इंटू, या ऐसे लिख लें NCO2 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। चलिए अब और आगे वर्कआउट करें। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 5 ग्राम दिया हुआ है, 32 ग्राम क्या होता है? मोलर मास, इज इक्वल टू NCO आपको मालूम है A है और NCO2 B है, यानी 2B। क्लियर है? इसे जरा सॉल्व करिए। 16, तो अपने को मिल गया A प्लस 2B इज इक्वल टू 5/16। 5/16, जरा 16 को आप इस तरफ ले आइए तो मिल जाएगा 16A प्लस 32B इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से A और B हम निकाल सकते हैं। एक बार A और B मिल गया तो फिर परसेंटेज निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। फिर परसेंटेज निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। A और B निकालना शुरू करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से। हमें मालूम है कि 4A प्लस 4B बराबर 1 है। हमें ये भी मालूम है कि 16A प्लस 32B बराबर 5 है। अगर हम इसे 4 से गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा? इसे हम नीचे ही लिख लेते हैं, 16A प्लस 16B। अच्छा एक काम करते हैं, B को कैंसिल कराते हैं, तो 4 की जगह पर 8 से गुना कर लेते हैं, तो 32A प्लस 32B बराबर 8। ये मिल जाएगा 16A प्लस 32B इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करें, इसे माइनस कर दे। देखिए माइनस कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया। मिला क्या अपने को? 16A बराबर 3, दैट मीन्स A बराबर 3/16। ये अपने को मिल गया। A बराबर 3/16 अपने को मिल गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि B का भी वैल्यू मिल जाए। B का वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है। अब हम किसी इक्वेशन में A का वैल्यू रख देंगे, B का वैल्यू मिल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में A का वैल्यू रख देंगे, B का वैल्यू मिल जाएगा। यानी पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ A
put the value of A in equation 1. In equation, put the value of A in equation 1. क्या है A? 1 इक्वेशन क्या है? 4A plus 4B बराबर 1. This implies 4 into A का वैल्यू अपने को मिला है 3/16 प्लस 4B बराबर 1. ये कैंसिल हो गया तो मिल गया 4B बराबर, देखिएगा ये 3/4 इधर ले जा रहे हैं, 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4. तो B इज इक्वल टू मिल गया 1/16. B इज इक्वल टू 1/16, A इज इक्वल टू 3/16. अब परसेंटेज निकालना है. A इज इक्वल टू 3/16 और B इज इक्वल टू 1/16. A इज इक्वल टू 3/16 मिल चुका है, B इज इक्वल टू 1/16 मिल चुका है. अब अगर हम चाहें परसेंट ऑफ CO निकालना, परसेंट ऑफ CO, परसेंट ऑफ CO क्या हो जाएगा भाई? परसेंट ऑफ CO बराबर हो जाएगा A, यानी कि अमाउंट ऑफ A या मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल यानी A प्लस B इंटू 100. अब देखिए क्या हो जाएगा? परसेंट ऑफ CO बराबर A का वैल्यू हमें मिला है 3/16 और A प्लस B कितना हो जाएगा? A का वैल्यू मिला है 3/16, A प्लस B का मतलब है 3/16 प्लस 1/16 इंटू 100. जरा इसे और सॉल्व करिए. 3/16 नीचे एलसीएम लीजिए 16, 3 प्लस 1 इंटू 100 है कि नहीं? क्या मिल गया भाई? और सॉल्व करिए. और सॉल्व करिए 3/16 अपॉन 3 प्लस 1/16 इंटू 100. और जरा इसे सॉल्व करिए. क्या मिल जाएगा? परसेंट ऑफ CO, परसेंट ऑफ CO बराबर 3/16 अपॉन 4/16 इंटू 100 बराबर 3/16 इंटू 16/4 इंटू 100. ये 16 कैंसिल, 425 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 75%. परसेंट ऑफ CO अपने को मिला 75%. अब अगर बात करें परसेंट ऑफ CO2 तो सीधी सी बात है 100 माइनस 75 हो जाएगा. यानी परसेंट ऑफ CO2 की बात की जाए तो परसेंट ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर 25%. तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो बहुत आसानी के साथ परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं. चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पर. और भी क्वेश्चन देखा जाए परसेंटेज कंपोजिशन पर. देखिए मैं आपको बताऊं, एक मिक्सचर लिया गया है, एक मिक्सचर लिया गया. अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन. एक मिक्सचर लिया गया है, किसका मिक्सचर है? MgCO3 एंड CaCO3 का. और इसका मिक्सचर का वजन है, मिक्सचर का मास है 14.2 ग्राम. तो हम लिखेंगे 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट is heated, and calcium carbonate is heated, and calcium carbonate is heated. ठीक है, फुल स्टॉप. आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन 3.36 लीटर. आफ्टर रिएक्शन 3.36 लीटर of CO2, 3.36 liter of CO2 at STP is obtained. At STP is obtained. At STP is obtained. Full stop. Find the
composition of find the composition of find the composition of find the composition of mixture मिक्सचर का आपको कंपोजिशन बताना है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। क्लियर है? देखिए परसेंटेज कंपोजिशन में ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन जब निकालने को दिया जाता है तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उसी इंफॉर्मेशन की मदद से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। यहाँ क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ इंफॉर्मेशन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है और इनका कंबाइंड यानी मिक्सचर का वेट 14.2 ग्राम है। क्लियर है? और इन्हें गर्म करने पर 3.36 लीटर ऑफ CO2 STP पर मिलता है। मुझे बताना है कि MgCO3 और CaCO3 के मिक्सचर में कितना ग्राम या कोई भी परसेंटेज ऑफ MgCO3 और परसेंटेज ऑफ CaCO3 क्या है, ये मुझे बताना है। क्लियर है? देखिए कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मोल भी दे सकते हैं, कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास भी दे सकते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन बनाया था उसमें कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मोल निकला था। ए और बी जो हम लोगों ने निकाला था वो मोल था। अभी हम यहाँ कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम निकाल रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा आपने, इसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना जानना जरूरी है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना जानना जरूरी है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और CO2 देगा। उसी तरीके से जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 देगा। सीधी सी बात है, अगर आप मिक्सचर को गर्म करेंगे तो मिक्सचर में MgCO3 अपना रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट अपना रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट अपना रिएक्शन शो करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट अपना रिएक्शन शो करेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी CO2 देगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी CO2 देगा। इन दोनों का कंबाइंड मास 14.2 ग्राम है। मान लिया कि x MgCO3 का ग्राम है, x ग्राम मान लिया कि ये x ग्राम है, तो निश्चित रूप से ये 14.2 माइनस x ग्राम हो जाएगा। अगर ये x ग्राम है तो ये 14.2 माइनस x ग्राम है। अगर ये x ग्राम है तो ध्यान दीजिएगा x बाई 84, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास 84 होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास 84 होता है। मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, चूंकि 3 है तो 16 दिया 48 प्लस 12 प्लस 24 तो 84 हो जाएगा। तो इतना मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना मोल CO2 देगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देता है, तो इतना मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना ही मोल CO2 देगा। x by 84 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट will give x by 84 मोल ऑफ CO2। यहां भी चेक करिए 14.2 माइनस x by 100 क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 into 3 यानी 48, इन सब को जोड़ देंगे 100 आएगा। तो 14.2 minus x upon 100 is the number of mole of calcium carbonate. We see 1 mole of calcium carbonate will give 1 mole of CO2. Hence 14.2 minus x upon 100 mole of CaCO3 will give 14.2 minus x, 14.2 minus x upon 100 mole, 14.2 minus x upon 100 mole। ठीक है, इतना ही मोल CO2 मिलेगा। तो हमने अपने रिएक्शन से इतना मोल निकाल लिया CO2 का। अगर कोई कहे टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल ऑफ CO2,
टोटल मोल ऑफ CO2 क्या है, टोटल मोल ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा x बाई 84, x बाई 84 प्लस 14.2 माइनस x बाई 100, x बाई 84 प्लस 14.2 माइनस x बाई 100, ये इतना CO2 मिलेगा। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतना मोल ऑफ CO2 मिला है। लेकिन क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है कि रिएक्शन के बाद जो CO2 मिला है STP पर उसका वॉल्यूम कितना है, 3.36 लीटर। STP पर उसका जो वॉल्यूम मिला है अपने को 3.36 लीटर मिला है, 3.36 लीटर मिला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम की मदद से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 या टोटल मोल ऑफ CO2, क्योंकि जो CO2 बना होगा वो एक ही साथ कलेक्ट होगा। टोटल मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 3.36 लीटर अपॉन 22.4। क्यों हो जाएगा 3.36 अपॉन 22.4, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस, एनी गैस एट STP अपॉन 22.4 will give number of mole of gas, so it is number of mole of gas। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं x बाई 84 प्लस 14.2 माइनस x बाई 100 is equal to 3.36 is equal to 3.36 upon 22.4, 3.36 upon 22.4। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को देखकर अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार x का वैल्यू मिला कि हमने कंपोजिशन जान लिया। तो अब हमारा काम ये है कि मैं इसे सॉल्व करूं। कैसे सॉल्व करूं, चलिए पहले इसे देखते हैं। ये थोड़ा भारी भरकम है, इसे कैंसिल करते हैं। इसे हम 0 देते हैं, पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे कैंसिल कराना शुरू करते हैं 2 से। 2 इकाई 2, 13, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 168, ये हो जाएगा 1120। फिर देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, हाँ 560। ये देखिए 280, 2 दूनी 4, 1 16, 2 अट्ठे 16 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, क्लियर है। फिर देखिए 140, ये हो जाएगा 21, क्लियर है। 7 किया 21, 7 दूनी 14, 20, यानी कि 3/20। तो हमने निकाला 3/20, क्लियर हो गई बात। अब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x बाई 84 प्लस 14.2 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/20, इज इक्वल टू 3/20। ये थोड़ा अब 3.36 अपॉन 22.4 से ज्यादा आसान है, क्लियर है। चलिए अब इसे हम और आगे बढ़ाते हैं। ऊपर का मिटाया जाए, ऊपर का मिटाते हैं। देखिए अब आगे बात की जाए, ध्यान दीजिएगा। अब हम करें क्या कि इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 84 और 100 का जो एलसीएम निकालिए। 84 और 100 का क्या हो जाएगा, 2 4 2 50। फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 25। अरे तो काफी हो गया ना। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अपने पास अभी कैलकुलेटर है, आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 2 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 21 बराबर हो गया 84।
84 इंटू 25 क्या हो गया 2100। तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 20, यहां लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं ऊपर, हम लिखेंगे 2100, ठीक है 2100, इधर 3/20 तो होगा ही होगा, इधर 3/20 होगा 2100। 84 से 2100 को डिवाइड करिए, 2100 को 84 से डिवाइड करें तो अपने को मिलेगा 25, क्या मिलेगा 25x हो जाएगा 25x, ठीक है, प्लस 14.2 माइनस x इंटू, अब यहां भी चेक करते हैं पहले, 2100 को डिवाइड करिए 100 से तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 क्लियर है। तो ये 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब आगे वर्कआउट करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अपना 20 है, छोटा करते चले, ये लीजिए एक और छोटा हो गया, ये लीजिए, ये कैंसिल, और ये हो गया 2 1 जा 1 0, और ये हो गया 5 105, थोड़ा और छोटा हो गया। अब करिए और आगे वर्कआउट करिए, ये इधर 1 है, इधर आइए तो मिल जाएगा 25x प्लस 14.2 इंटू 21 माइनस 21x बराबर 105 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, क्लियर है। और आगे बढ़िए, 25x माइनस 21x प्लस 14.2 को 21 से मल्टीप्लाई किया जाए, 14.2 को 21 से मल्टीप्लाई आप करें 298.2 आ रहा है, 298.2 बराबर 105 को 3 से गुना करिए, 105 इंटू 3 क्या आ रहा है 315, ये मिल गया, क्लियर है। ये कितना हो गया भाई 4x बराबर, ये वैल्यू इधर ले जाए 315 माइनस 298.2, चलिए 315 से सब्सट्रैक्ट करिए 298.2, क्या आ जाएगा 16.8 आ गया, 16.8। इसका मतलब है x बराबर अपने को आएगा 16.8 अपॉन 4, 16.8 अपॉन 4 डिवाइड करिए 4 से, कितना आ जाएगा 4.2 ग्राम, x का वैल्यू 4.2 ग्राम है। एक बार x का वैल्यू मिल गया तो फिर हमें परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या है परसेंटेज कंपोजिशन, x है 84, x जो है MgCO3 है, MgCO3 का अमाउंट, तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ MgCO3 बराबर 4.2, यानी कि मास ऑफ MgCO3 अपॉन टोटल मास यानी 14.2 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करके देखिए क्या आता है, आता क्या है 4.2 इंटू 100 डिवाइडेड 14.2, कितना आ गया 29.5, 29.5 जो है परसेंटेज आ रहा है, 29.5% आ रहा है, 29.5, यानी कि परसेंट ऑफ MgCO3 की अगर बात की जाए तो ये है 29.5%। तो परसेंट ऑफ CaCO3 आसानी से हम बता सकते हैं 100 माइनस 29.5, दैट मीन्स 70.5%। तो इस तरीके से अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, MgCO3 और CaCO3 का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। चलिए
इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। यहां तक हो गया। इसके बाद आगे बात किया जाए नेक्स्ट। इसके बाद आगे बात किया जाए, एक और क्वेश्चन दिया जाता है। इस बार है Na2CO3, इस बार है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर लिया गया। मान लेते हैं 2 ग्राम लिया गया। 2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 is 2 gram of mixture of 2 gram of mixture of Na2CO3, 2 gram of mixture, 2 gram of mixture of Na2CO3, Na2CO3 and NaHCO3 and NaHCO3 are is heated, ठीक है, हीट किया गया। कहीं कोई दिक्कत, इज हीटेड। आपको बताना है कि परसेंट कितना है, परसेंट ऑफ Na2CO3 या NaHCO3 कितना है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इज हीटेड। एक और इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो CO2 अपने को मिला है वो 0.44 ग्राम मिला है, ठीक है। लिखेगा 0.44 gram of CO2 is obtained after heating, after completion of reaction. 0.44 gram of CO2 is obtained after completion of mixture. After completion of mixture, 2 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 is heated. 0.44 gram of CO2 is obtained after completion of mixture. Calculate, composition ही कर ले, दोनों का आ जाएगा। Calculate, find, not calculate, find the composition, find the composition, find the composition, find the composition of mixture, find the composition of mixture। आपको मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब इसे बनाना शुरू करें। देखिए इसे बनाने में जो गलती होती है वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि खासकर बिगिनर्स Na2CO3 हमें याद रहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, मेटल ऑक्साइड और CO2 में। तो ये हमारे जहन में या हमारे माइंड में सेट होता है कि किसी भी कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, Na2O बनाते हैं। Na2O इसलिए बनाया है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो Na2O है प्लस CO2। जैसे ही हमने ये बनाया फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, NaHCO3 लेते हैं, NaHCO3 लेते हैं यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका हीट करके Na2CO3 और H2O प्लस CO2 बनाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके ठीक पहले वाले केस में किया था, इसे X मान लेते हैं और इसे 2 - X मान लेते हैं। ये X ग्राम है, ये 2 - X ग्राम है। इसका मोल X बाई मोलर मास अभी काउंट कर लेंगे, उतना लिख लेंगे 2 - X बाई मोलर मास। और इस तरीके से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। जैसे ही इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे अपने को गलत आंसर मिलेगा। क्यों गलत आंसर मिलेगा कि ये Na2CO3 तो रिएक्शन ही नहीं करता, ये रिएक्शन ही गलत है, ये रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जानना चाहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसलिए इसे सॉल्व करने के पहले एक छोटी सी जानकारी भी लेते चलें। तो लिखिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कुछ कार्बोनेट होते हैं जो हीट करने पे
उठते ही नहीं, थर्मली स्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो आपको ये जानना होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के हीटिंग इफेक्ट की बात करनी पड़ेगी। हमें ये ध्यान देना होगा, हमें एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते ये जानना होगा कि कौन सा कार्बोनेट क्या है, थर्मली स्टेबल है, और कौन सा कार्बोनेट थर्मली स्टेबल नहीं है। इसी 11th क्लास के चैप्टर एस ब्लॉक में इसे डिटेल पढ़ना है। कार्बोनेट के थर्मल स्टेबिलिटी पर डिटेल बात करनी है। इसी क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पे में इसे डिटेल करना है। ये दो जगह डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, एक तो केमिकल बॉन्डिंग में और एक आपको इस ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? ये दोनों की जगह आपको बताया जाएगा कि कौन से कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है। थर्मली स्टेबल मतलब हीट करने के बावजूद नहीं टूटेंगे। कौन से बाइकार्बोनेट थर्मली स्टेबल है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी इनके थर्मल स्टेबिलिटी का, बाइकार्बोनेट थर्मली स्टेबल है या नहीं है, कार्बोनेट है या नहीं है, अगर है तो कौन से हैं, कौन से नहीं है, ये सब पढ़ना है डिटेल। क्लियर है? चलिए आगे हम बात बढ़ाएं, आगे बात करते हैं Na2CO3। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये 5 ग्रुप 1 के एलिमेंट है। लिथियम छोड़ दीजिए, लिथियम हटा दीजिए। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम पोटाशियम, रुबीडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, ये जो है रिएक्शन नहीं करता हीटिंग इफेक्ट्स में। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें Na2CO3, अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें या पोटाशियम कार्बोनेट ले लें K2CO3, या रुबीडियम कार्बोनेट ले लें Rb2CO3, या सीजियम कार्बोनेट ले लें CH2CO3 और इसे हीट करें, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे रिएक्शन में हमें लेना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एक बात और ध्यान दीजिएगा, Ag2CO3 ये भी है मेटल, सिल्वर भी मेटल होता है, चांदी। Ag2CO3 इसे जब आप हीट कराएंगे तो AgO नहीं बनता बल्कि सिल्वर बनता है। क्या बनता है? सिल्वर बनता है। 2Ag प्लस CO2, 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 बनता है, प्लस हाफ O2 बनता है। अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सिल्वर बनेगा, CO2 बनेगा और हाफ O2 बनेगा। ठीक मर्क्यूरी कार्बोनेट के साथ भी यही मामला है। HgCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो Hg मिलेगा, CO2 मिलेगा और हाफ O2 मिलेगा। तो ये हमें याद रखना है, ये सारी बातें हमें याद रखना है। अगर ये हमें याद नहीं रहेगा तो मिक्सचर वाले प्रॉब्लम में हम गलती कर जाएंगे। जैसे अगर Na2CO3 या K2CO3 है या Rb2CO3 है तो उस केस में उसके रिएक्शन हमें नहीं कराने हैं। क्लियर है? लिखेगा रिमेनिंग ऑल गिव्स, बाकी जितने हैं वो CO2 देंगे, रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2। इसके बाद जो कार्बोनेट है वो क्या करेगा? CO2 देगा। रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2, रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2। जैसे अगर इसके बाद बात करें, लिखेगा रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2, रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2 एंड मेटल ऑक्साइड, CO2 एंड मेटल ऑक्साइड, रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2 एंड मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड। देखिए भाई, जैसे सपोज दैट Li2CO3, इसे अगर हम हीट करेंगे ना तो क्या मिल जाएगा? Li2O मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, Li2O प्लस CO2। अगर हम MgCO3 को हीट करेंगे तो हीट के बाद अपने को क्या मिलेगा? MgO प्लस CO2 मिल जाएगा। अगर हम PbCO3 लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? PbO प्लस CO2। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है।
अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। लिखिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। क्लियर है? फटाफट लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स मतलब HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। इनका अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, जो भी बाइकार्बोनेट्स है, सारे बाइकार्बोनेट हीट करने पे कार्बोनेट देंगे, CO2 देंगे एंड वाटर देंगे। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं ऑल बाइकार्बोनेट्स, all bicarbonates, all bicarbonates will give, all bicarbonates will give carbonate, all bicarbonates will give carbonate, carbonate, CO2 and water after heating, and water after heating। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने NaHCO3 ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये मिलेगा Na2CO3, ये कार्बोनेट हो गया Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर मिल जाएगा, प्लस वाटर मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात? कहीं कोई दिक्कत? अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लें CaHCO3 होल 2, तो क्या मिल जाएगा? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए बैलेंस है, एक कैल्शियम, दो कार्बोनेट है, एक कार्बोनेट यहां दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? या आप ऐसे देखिए, दो कार्बन है, एक कार्बन, ऑक्सीजन 6 है, 3 यहां, 4 को 6, हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कार्बोनेट मिलेगा, CO2 और पानी मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। अब हम अपने क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है। 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है। क्लियर है? तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और NaHCO3, जब हम इसे हीट करेंगे, तो ये रिएक्शन करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। तो रिएक्शन असल में हमारा होगा 2NaHCO3 हीट करिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या मिल रहा है? CO2। और CO2 के बारे में आपको खबर दिया गया है कि 0.44 ग्राम मिलेगा। अब देखिए, हम इसे मोल मेथड से वर्कआउट कर सकते हैं, इसे POAC मेथड से कर सकते हैं। अभी हम मोल मेथड से ही कर दें। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बताइए क्या हो जाएगा? 0.44 अपॉन 44, मतलब हो गया 1/100, मतलब हो गया 0.01 मोल। यही हो गया ना, 0.01 मोल। अब देखिए, जितना मोल वो है उससे हम ये निकालेंगे NaHCO3 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। मुझे 2/1 करना होगा। जिनका निकालना है उसका ऊपर देते हैं फास्ट मेथड, पिछले वीडियो सीरीज में दिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। 2/1 इंटू 0.01, दैट मीन्स 0.02। इतना अपने को मोल NaHCO3 मिल जाएगा। लेकिन हमें मोल से मतलब नहीं है, हमें मास से मतलब है। तो मास ऑफ NaHCO3 बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल यानी 0.02
इंटू मोलर मास। चलिए मोलर मास निकालते हैं। 23 सोडियम का, 1 हाइड्रोजन का, कार्बन का 12, तो 12 और 1 13 हो गया, ऑक्सीजन का 48, तो 3 3 6 8 6 14 हाथ है 1 1 2 3 1 4 4 4 8 84 हो गया। कितना हो गया? 84 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 84 से इसे गुना करिए, 84 से गुना करिए, 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 1 2 यानी 1.68 ग्राम, 1.68 ग्राम अपना क्या मिला है हमें? हमें मास ऑफ NaHCO3 मिला है। मास ऑफ NaHCO3 कितना मिला है? 1.68 ग्राम। अच्छा, मिक्सचर का मास कितना है? 2 ग्राम। तो अब हम परसेंट ऑफ Na2CO3 आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे। चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। परसेंट ऑफ NaHCO3 पहले निकाल लेते हैं। परसेंट ऑफ NaHCO3 ये है अपने को 1.68 और टोटल मास है 2 into 100, तो ये लीजिए गुना हो गया 50 से, कैंसिल हो गया, 5 से जाए से गुना करिए, 5 अट्ठे 40, हाथ 4, 5 छक्के 30, 4 34, हाथ 3, 5 इकाई 5 3 8, ये हो गया 84। यहां से आप पॉइंट दे दीजिए, यानी 84% जो है NaHCO3 है। तो परसेंट ऑफ Na2CO3 खुद बता दीजिए कितना हो जाएगा? 16%। 16%। तो इस तरीके से हम परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम परसेंट कंपोजिशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोजिशन निकालने का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम मिक्सचर लेते हैं, किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड का। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड अभी बात करेंगे। 1 ग्राम मिक्सचर लेते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड का। जब उसे हम गर्म करते हैं तो हमें 0.88 ग्राम कॉपर मिल जाता है। आपको मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। लिखेगा क्वेश्चन, 1 ग्राम मिक्सचर, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड पहले लिखते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब है Cu2O। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि CuO। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड and cupric oxide is heated full stop। लिखेगा after heating 0.88 ग्राम copper is obtained full stop। कितना हो गया भाई? 0.88 ग्राम कॉपर अपने को मिल रहा है। क्लियर है? 0.88 ग्राम कॉपर मिला है। आपको बताना है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। लिखेगा कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। लिखेगा कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए ये ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम मिक्सचर है और 0.88 ग्राम कॉपर है। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। अब Cu2O को हीट करिए। Cu2O को हीट करिए, क्या मिलने जा रहा है? Cu2O को हीट करिए तो Cu2O को अगर आप हीट करेंगे तो हमें मिलेगा 2Cu प्लस हाफ O2।
इसे थोड़ा बैलेंस कर लें, 2 से बैलेंस मतलब फ्रैक्शन हटा दे, 2 से गुणा कर दे तो 2Cu2O को हीट करेंगे तो अपने को मिलेगा 4Cu प्लस O2। क्लियर हो गई बात? CuO को हीट करिए, CuO को हीट करिए, क्या मिलेगा? Cu प्लस हाफ O2। इसे भी फ्रैक्शन हटाने के लिए 2Cu हीट करिए, 2Cu प्लस O2 मिलेगा, 2Cu प्लस O2 मिलेगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब हम करेंगे क्या, मान लेते ये x ग्राम है, x ग्राम है तो इसका मोल कितना हो जाएगा? x बाई 144। इसे हम 63 मानते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्के 12 प्लस 16, 6 6 12 थे, 1 2 3 1 4, 142। एक मिनट 5 63 5 1 मिनट 5 किया 15 5 10 2 से 2 बजे 10 से 1 2 से 12 130 6 8 14 6 8 14 और 3 1 2 3 128 2 से 2 से 12 64। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका कॉपर का एटॉमिक मास होगा 64.5 के करीब होता है। हम इसे 64 ले लेते हैं तो 64 इंटू 2, 2 चौके 8 2 छक्के 12 128 और ऑक्सीजन का होगा 16। तो जोड़ लीजिए 8 6 14 के 1 1 2 3 1 4 144 मोल। चेक करिए, ये 144 मोल है, ये 144 मोल है। तो आप बताइए कॉपर कितना मोल बनेगा? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर 4/2 इंटू x बाई 144। फास्ट मेथड हमने बना रखा है, ऊपर वाला कॉफिशिएंट, यहाँ का नीचे वाला कॉफिशिएंट और ये नंबर ऑफ मोल। तो ये अपने को मिल गया 2x बराबर मिल गया 2x अपॉन 144, ये अपने को मिल गया। Cu2O के हीट करने पर 2x अपॉन 144 मिला। यहां भी देखते हैं, यहां अपने को मिल जाएगा 1 माइनस x, x हमने यहां मान लिया x ग्राम, तो ये 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 माइनस x बाई कॉपर का 64 और 16 6 4 10 1 1 6 7 2 9 90 6 4 10 1 1 6 7 1 8 80 सॉरी 80 1 माइनस x अपॉन 80। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu निकालिए, क्या हो जाएगा 2/2 इंटू 1 माइनस x बाई 80। ये 2 और 2 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस x बाई 80 मोल। इतना अपने को मिलेगा, इतना मोल मिलेगा। इतना मोल कॉपर मिला है CuO के हीट करने पर, और इतना मोल कॉपर मिला है, ठीक है, Cu2O को हीट करने पर। तो टोटल मोल कॉपर का कितना है ये देखिए, टोटल मोल कॉपर का कितना है ये निकालिए। पहले ही आप लोगों ने लिख लिया, चलिए अब हम टोटल मोल लिखते हैं। टोटल मोल निकाला जाए, टोटल मोल ऑफ कॉपर कितना है भाई? टोटल मोल ऑफ कॉपर निकालेंगे, टोटल मोल ऑफ कॉपर लिखिएगा, टोटल मोल ऑफ कॉपर। टोटल मोल ऑफ कॉपर की बात की जाए, टोटल मोल ऑफ कॉपर हो जाएगा 2x बाई 144, 2x बाई 144 प्लस 1 माइनस x बाई 80। ये हुआ हमें इक्वेशन नंबर 1 कही है। फिर कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल ऑफ कॉपर कितना है? टोटल मोल ऑफ कॉपर 0.88 अपॉन 64, 0.88 अपॉन 64 इतना हो जाएगा।
टोटल मोल कितना रहेगा 0.88 अपॉन 64। क्यों? क्योंकि 0.88 ग्राम मिल चुका है, ये 64 उसका मोलर मास है। अब इनको इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करिए। क्लियर है? चलिए इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। इट इज इक्वेशन 2, ये तो मिटा ही दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2x बाई 144 प्लस 1 माइनस x बाई 80 इज इक्वल टू 0.88 बाई 64। ये अपने को मिल जाएगा 2x अपॉन 144 प्लस 1 माइनस x अपॉन 80 बराबर 0.88 अपॉन 64। क्लियर है? चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। इसे और सॉल्व किया जाए, सबसे पहला काम ये करते हैं, छोटा बनाया जाए। तो ये छोटा बनेगा 0.44 और ये 32, और छोटा बनाइए 16, 0.22, ये हो गया 8.11। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं 11/800। ये पॉइंट है ना, पॉइंट को नीचे ले आएंगे, 0.11 8 अपॉन 8 मिलेगा, तो 11/800। मैंने इसे छोटा किया तो और बढ़ ही गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2x बाई 144 प्लस 1 माइनस x बाई 80 बराबर अपने को मिल गया 11/800। 11/800। अब और आगे सॉल्व करें, और आगे सॉल्व किया जाए, देखते हैं सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। देखिए इसे एलसीएम लीजिए 144 और 80 का, 144 और 80 का एलसीएम लीजिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 40, ये हो जाएगा 36, 20, ये हो जाएगा 18, 10, ये हो जाएगा 9, 5। क्लियर है? अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 8 9 72 यानी 720। अपने को मिलेगा 720 बराबर 11/800। देखिए एक बार कर ले फिर, 72 40 36 20, 2 से किया 18 10 9 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 8 9 72 यानी 720। अब देखिए 144 से 720 को डिवाइड करिए। 720 डिवाइडेड 144 कितना अपने को आएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 into 2x मतलब 10x प्लस 80 से 720 को डिवाइड करिए 80 से, कितना आ जाएगा 9। तो 9 into 1 माइनस x कितना आ गया। अब देखिए हम छोटा करते चले, ये 0 और ये 0 हटा ही दीजिए। ये 40 हो गया, ये 36 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। छोटा जितना हो जाए, तो अब अपने को मिला 10x प्लस 9 माइनस 9x, 10x प्लस 9 माइनस 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू 11/10। ठीक है, और इसे हम वर्कआउट करें। चलिए इसे और वर्कआउट करें। कैसे वर्कआउट करेंगे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो ये हो जाएगा 100x, 10 को इधर गुना करेंगे, प्लस 90 माइनस 90x इज इक्वल टू 99। क्लियर है? इज इक्वल टू 99। तो क्या हो जाएगा भाई, दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 10x, ये 90x और 100x दोनों को ऑपरेट करिए। 10x इज इक्वल टू 99 माइनस 90, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9/10 मतलब 0.9। x जो है 0.9 है। x कितना निकला, 0.9 निकला है। अगर x 0.9 है तो
अब परसेंटेज निकालना मुश्किल नहीं है। x है 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम, तो परसेंट ऑफ Cu2O, परसेंट ऑफ Cu2O 0.9 ग्राम अपॉन टोटल मास 1 ग्राम इंटू 100, मतलब 90% है। तो परसेंट ऑफ CuO कितना हो जाएगा? परसेंट ऑफ CuO बराबर 100 माइनस 90 बराबर 10%। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम लोग शुरू करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, वो भी कंपोजिशन से ही रिलेटेड है। ये है परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। अब अगला है परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। लिखे आप परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल, लिखेंगे हम परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल क्या मतलब है, समझिए इस चीज को। परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल, देखिए बड़ी सीधी सी बात है। अगर सपोज आप ऐसे सोचिए, आप मार्केट से कोई केमिकल खरीदते हैं, जैसे मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट खरीदते हैं। सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट आप अपना इंडस्ट्रियल या किसी बिजनेस पर्पज से खरीद रहे हैं। आपने कहा कि भाई 1 टन कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। आपने किसी दुकानदार को या किसी सप्लायर को पकड़ा, कहा कि भाई 100 टन कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। 100 टन का उन्होंने कीमत ले लिया। अब उन्होंने 100 टन कैल्शियम कार्बोनेट आपको भेज भी दिया, और मान लेते हैं उसमें 100 किलो डस्ट मिला दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट होता है, डस्ट उसमें मिल गया। आपको कैसे पता कि कितना डस्ट है? क्या वो सैंपल प्योर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर हम परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल समझते हैं, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल का अपने को कंसेप्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस सप्लाइड गुड्स में, सप्लाइड कैल्शियम कार्बोनेट में आराम से पता लगा लेंगे कि कितना परसेंट प्यूरिटी है। अगर सपोज दैट 90% प्यूरिटी है, तो 10% डस्ट की कीमत हमने चुकाई। तो अगर हमें परसेंटेज प्यूरिटी के कैलकुलेशन आए, तो हम आसानी से इस तरीके से आसानी से जेन्युइन डिसीजन ले सकते हैं खरीद और फरोख्त में, खरीदने और बेचने में। क्लियर है? तो परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे लेवल पर, हमारे केस में, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी जो सैंपल दिया रहेगा, कोई भी सैंपल है, मे बी 100% प्योर, ड्यू टू मे नॉट बी 100% प्योर। 100% प्योर नहीं हो सकता, 100% प्योर नहीं हो सकता। मे नॉट बी, हो सकता है कि 100% प्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब वर्ड सैंपल दिया रहे तो मे नॉट बी 100% प्योर, और मे बी 100% प्योर, मे नॉट बी 100% प्योर। क्लियर है? तो हमारे केस में, जब हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगा वो ये है कि अगर कोई सैंपल की बात की जा रही है, तो दैट सैंपल मे बी 100% प्योर और मे नॉट बी 100% प्योर। क्लियर है? तो हम लिखेंगे एनी गिवन सैंपल, एनी गिवन सैंपल, ध्यान दीजिएगा, any given sample may or may not be, may or may not be 100%, may or may not be 100%, may or may not be 100%। कोई भी गिवन सैंपल है वो 100% हो सकता है और 100% प्योर नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी 100% प्योर लिख लीजिए, 100% प्योर, 100% प्योर। कोई भी सैंपल जो हमारे सामने लाया जाएगा 100% प्योर हो सकता है, ये मानता हूं मैं, या ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? इम्प्यूरिटी के कारण, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। लेकिन हम अपने सवाल में हमेशा इम्प्यूरिटी को न्यूट्रल मानेंगे कि वो रिएक्शन नहीं करता।
क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, 100% प्योर और मे नॉट बी प्योर लिखेगा। इफ सैंपल इज not 100% pure, if sample is not 100% pure, then there is presence of if sample is not 100% pure, ठीक है, then there is presence of neutral impurity, मानेंगे हम ये न्यूट्रल इम्प्यूरिटी, ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पर एक ब्रैकेट में लिखेगा न्यूट्रल इम्प्यूरिटी does not take participation in reaction, न्यूट्रल इम्प्यूरिटी does not take participation in reaction, तो बहरहाल मैंने ये समझ लिया कि भाई हमारा सैंपल 100% प्योर हो सकता है या हमारा सैंपल 100% प्योर नहीं हो सकता है। अगर 100% प्योर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में कैसे पता लगाया जाए कि सैंपल का कितना परसेंट, सैंपल में कितना परसेंट प्योरिटी है। क्लियर है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिएक्शन कराएंगे। जैसे सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्शन कराएंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन कराएंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे बहुत अच्छे तरीके से मेजर करेंगे और प्रोडक्ट की मदद से, प्रोडक्ट के अमाउंट से रिएक्टेंट का अमाउंट पता लगाएंगे। सपोज दैट मान लेते हैं 100% CaCO3 है, समझिए इस चीज को, ये पहले मैं मिटा दूं। समझिएगा इस चीज को, मान लेते हैं ऐसे समझिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हमने हीट किया है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना है। मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लिया, ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम लिया तो ये 56 ग्राम बनेगा। ये हम सब जानते हैं, एक मोल बनाएगा, एक मोल का मास 100 ग्राम होता है, एक मोल का मास 56 ग्राम होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमने मार्केट से आए हुए कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम तौला है, 100 ग्राम तौला है और हीट किया, ध्यान दीजिएगा, हीट किया और 56 ग्राम की जगह 50 ग्राम CaO मिल रहा है, तो साफ जाहिर है कि ये 100 ग्राम नहीं है, ये 100 ग्राम नहीं है। क्या ये 100 ग्राम नहीं है? अगर 50 ग्राम है, 56 ग्राम होता तो ये 100 ग्राम होता, लेकिन हमें मिल रहा है 50 ग्राम। इसका मतलब इसमें 100 ग्राम जो हमने तौला है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो है प्लस कुछ डस्ट है, कुछ इम्प्यूरिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 50 ग्राम की मदद से अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, W रिएक्टेड। जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, W रिएक्टेड, ठीक है। और W रिएक्टेड जब मिल जाएगा तो जो गिवन अमाउंट है उससे हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं इसे और डिटेल से बताता हूं। मान लेते हैं ये हमारा केस है, फिर से देख लीजिए, इसे और डिटेल से मैं बता दूं कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, समझिएगा इस चीज को, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, हीट किया, ठीक है, CaO मिला, CO2 मिला। समझिए इस बात को, हमने 100 ग्राम सैंपल लिया है, ये सैंपल वेट है, सैंपल है, क्लियर है, 100 ग्राम सैंपल है, ठीक है। ये हमें मिला 50 ग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaO निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaO क्या हो जाएगा, 50/56,
ठीक है, 50/56। तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ CaO मिलेगा उतना ही CaCO3 मिलेगा। तो असल में हमें मिलेगा NCaCO3, यहां कितना है, NCaCO3 है 50/56, 50/56 इतना CaCO3 मौजूद है। तो अगर हमें NCaCO3 50/56 मिल रहा है तो मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, मास ऑफ CaCO3 हो जाएगा 50/56 into 100 नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। ये 100 मोलर मास है, ये ग्राम वाला नहीं है। अब इसे सॉल्व करिए, 28 50 14 25 7 25 मतलब हो गया 625 से 7/7 7 से 625 को डिवाइड करिए, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नमा 63, 7 अट्ठे 56, 6 6 12, ये कैंसिल हो गया 65, 7 अट्ठे 56, 7 नमा 63, 63, ये हो गया 2.20, 7 दूनी 14, 6 पॉइंट के बाद 7 60, 7 अट्ठे 56, तो 89.28 ग्राम है। वास्तव में ये 100 ग्राम नहीं है। MCaCO3 कितना अपने को मिला है, MCaCO3 जो एक्चुअल है वो 89.28 ग्राम है, 89.28 ग्राम है। यही मास रिएक्टेड है, इसे ही हम कहेंगे रिएक्टेड मास। रिएक्टेड मास, रिएक्टेड मास मतलब सैंपल का मास जो रिएक्शन किया है, इसे ही हम कहेंगे रिएक्टेड मास, इसे ही हम कहेंगे रिएक्टेड मास। फटाफट नोट करिए, फिर एक बार समझा दे। 100 ग्राम सैंपल लिया, मिलना था 56 ग्राम, मिला 50 ग्राम। तो हमने क्या किया, इस 50 ग्राम के अकॉर्डिंग CaCO3 का मास पता लगाया। कैसे लगाया, 50 ग्राम CaO को मोल में कन्वर्ट कर दिया। जितना मोल CaO उतना मोल CaCO3 मिलेगा। फिर इस CaCO3 मोल को मास में कन्वर्ट किया, मास में कन्वर्ट किया तो अपने को 89.28 ग्राम मिल रहा है। ये परसेंट नहीं है, ग्राम मिल रहा है, 89.28 ग्राम मिल रहा है। यही है रिएक्टेड मास। क्लियर है। अब देखिए असल में CaCO3 कितना है, मिटा दें इसे, हटा दें। तो असल में CaCO3 कितना है, 89.28। असल में CaCO3 89.28 है। अगर 100 ग्राम में क्या लिखेंगे, सिंस 100 ग्राम सैंपल 100 ग्राम सैंपल कंटेन ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम सैंपल कंटेन 89.28 ग्राम, 89.28 ग्राम। दिस implies 1 ग्राम सैंपल कंटेन 89.28 by 100 ग्राम। इसलिए 100 ग्राम में निकालेंगे ना, ये सैंपल भी हमने 100 ले लिया है। 100 ग्राम परसेंट 100 में निकालते हैं तो 89.28 अपॉन 100 इंटू 100। देखिए यही निकल रहा था परसेंट ना, लेकिन हमने ये पूरा रिएक्शन पूरा कैलकुलेशन किया है ताकि फार्मूला जनरेट कर पाए, 89.28 अपॉन 100 इंटू 100। क्लियर है। ये परसेंटेज इंप्योरिटी है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इतना परसेंटेज प्यूरिटी है, इतना परसेंट CaCO3 है। अब परसेंटेज प्यूरिटी निकालेंगे कैसे, फार्मूला देखिए, परसेंटेज प्यूरिटी बराबर मास रिएक्टेड, मास रिएक्टेड, क्योंकि असल मास कितना ही रिएक्ट किया है, 89.28 क्या है, मास रिएक्टेड मास है, अपॉन मास गिवन जो दिया गया है सैंपल का मास गिवन इंटू 100। यही हमारा है परसेंटेज प्यूरिटी, यही हमारा परसेंटेज प्यूरिटी है। परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला है मास रिएक्टेड अपॉन मास गिवन इनटू 100। क्लियर है। चलिए एक और डिस्कशन करें, फिर आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गई बात। अभी इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। एक छोटा सा डिस्कशन कर लें, हो गया।
एक छोटा सा डिस्कशन कर लें। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। मान लेते हैं आपको एक डिस्कशन करें, मान लेते हैं कि लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम ऑफ NaOH, लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब ये प्योर है, मतलब ये प्योर है, क्योंकि ये सैंपल नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 100 ग्राम NaOH है, क्लियर है। लेकिन यही कहा जाए 100 ग्राम ऑफ सैंपल, 100 ग्राम ऑफ NaOH सैंपल, अब कान खड़ा हो जाएगा। अब कान खड़ा कर लीजिए, 100 ग्राम ऑफ NaOH सैंपल, अब ये सैंपल है तो ये क्या हो सकता है, प्योर भी हो सकता है, ये प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इम्प्यूरिटी की बात फर्दर नहीं की जा रही है, अगर कोई इम्प्यूरिटी की बात नहीं की जा रही है तो प्योर ही मान लेंगे, वरना इम्प्योर मान करके परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी होगी। क्लियर हो गई बात। तो सैंपल वर्ड, सैंपल का मतलब है कि प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। चलिए इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मान लेते हैं हमने HCl लिया है, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl लिया है, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ HCl, HCl समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो 73% प्योर है। अब आपको बताना है कि कितना मास NaOH का रिक्वायर्ड है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 200 ग्राम of HCl having 73% purity, having 73% purity, ध्यान दीजिएगा, 200 ग्राम of HCl having 73% purity is given, having 73% purity is given, having 73% purity is given. Calculate the mass of NaOH required, लिखिएगा calculate the mass of NaOH required, calculate the mass of NaOH required to neutralize the above sample, the above sample of HCl, above sample of HCl। देख कैसे बनाएंगे, गाने को तो 200 ग्राम है HCl, लेकिन है 73% ही प्योर, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ HCl निकालिए ना। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HCl कितना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HCl निकालिए। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 200 का 73%, मतलब 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, 146 ग्राम। एक्चुअल अमाउंट 146 ग्राम है। अब हमें NaOH से न्यूट्रलाइज करना है, करिए न्यूट्रलाइज। हमें मालूम है कि HCl को NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर NaCl प्लस वाटर बनता है, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। 1 मोल HCl 1 मोल NaOH देता है, तो अपने को 146 ग्राम को 35.5 है ना, 36.5 से डिवाइड करेंगे तो ये NaHCl मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl मिल जाएगा। इतना ही मोल ऑफ NaOH मिलना है, इतना ही मोल ऑफ NaOH मिलना है, इतना मोल HCl को सेम मोल ऑफ NaOH की जरूरत है, यानी कि 146 अपॉन 36.5, इतना मोल NaOH की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमसे मास पूछा है, मास ऑफ NaOH पूछा है, नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा है, मास ऑफ NaOH पूछा है। तो हम मास ऑफ NaOH के लिए क्या करेंगे, 40 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिखिएगा मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, लिखिएगा मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, लिखिएगा मास ऑफ
NaOH required, मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, क्या है मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड? ये हो जाएगा 146 अपॉन 36.5 इंटू 40 मोलर मास है और ये नंबर ऑफ मोल है। या इसे सॉल्व करिए, क्या आप कर सकते हैं, इसे ये लिखिए, पॉइंट हटाइए, क्लियर है। अब देखिए 5 से 5 सत्ते 35, एक 15, 5 दिया 15 और ये गया काम से 5 अट्ठे 40, क्लियर है। 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, यानी ये 20 टाइम्स, मतलब 20 इंटू 8 160 ग्राम NaOH की जरूरत है न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाया जाए, एक और क्वेश्चन बना लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें इसे, एक और क्वेश्चन बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 ग्राम CaCO3 लिया, हीट किया, 17.6 ग्राम CO2 मिल रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। लिखेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखेगा 50 ग्राम CaCO3 is heated, 50 ग्राम CaCO3 is heated, 50 ग्राम CaCO3 को हीट किया गया है, ठीक है। आफ्टर हीटिंग 17.6 ग्राम ऑफ CO2 is obtained, आफ्टर हीटिंग 17.6, ठीक है, कितना 17.6 ग्राम, 17.6 ग्राम ऑफ CO2 is obtained, 17.6 ग्राम ऑफ CO2 is obtained, फुल स्टॉप, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल, फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल, फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल, फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल। सैंपल का परसेंटेज प्यूरिटी निकालिए। क्या करेंगे, पहले हम CaCO3 लेंगे, इसका रिएक्शन लिखेंगे, हीट करने पर आपको मिलेगा CaO प्लस CO2, 17.6 ग्राम CO2 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल लीजिए, 17.6 अपॉन 44 मोलर मास CO2 का 44 होता है। यार देखिए तो 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 17, मैं डेसिमल को यहां लिया, डेसिमल्स के बदले 0 ले आता हूं, ये 4 से कैंसिल कराइए, 44 से कराइए, 44 से तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा और ये 4 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 और 5, यानी कि 2/5 मोल अपने को मिलेगा। अगर NCO2 2/5 है तो NCaCO3 भी 2.2/5 ही मिलना चाहिए, 2/5 मोल मिलेगा। इसलिए मास ऑफ CaCO3 रिएक्टेड, मास ऑफ CaCO3 रिएक्टेड कितना मिला अपने को, रिएक्टेड मिला 2/5 इंटू मोलर मास। तो आपको मालूम है 5 2 जा 10 20 मतलब 40 ग्राम। जो मास ओरिजिनल मास था इस सैंपल में, 50 ग्राम सैंपल में, वो 40 ग्राम ही था। तो परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए फार्मूला है अपने पास, परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए अपने पास फार्मूला है, उस फार्मूला का इस्तेमाल करिए। परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए अपने पास फार्मूला है, उस फार्मूला का इस्तेमाल करिए। क्या है, मास रिएक्टेड अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो परसेंटेज प्यूरिटी क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्यूरिटी इक्वल टू मास रिएक्टेड यानी 40 ग्राम, टोटल मास जो सैंपल का है वो 50 इंटू 100, ये 2 टाइम से चला जाएगा, यानी कि परसेंटेज प्यूरिटी की अगर बात की जाए तो 80% मिलेगा। परसेंटेज प्यूरिटी की बात की जाए तो 80% मिलेगा। 20% इसमें इम्प्यूरिटी था, 20% इसमें इम्प्यूरिटी था। क्लियर हो गई बात। चलिए
एक और छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लें, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। देखिए यील्ड का मतलब क्या होता है, अगर खेती बाड़ी में बात की जाए तो यील्ड का मतलब होता है पैदावार। यहां भी यील्ड का मतलब यही है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मालूम होता है कैलकुलेशन से कि भाई सपोज दैट हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है, हमें मालूम है कि 44 ग्राम CO2 मिलना चाहिए, लेकिन जब हमने उसे कलेक्ट किया तो हो गई हमसे गलती, 2 ग्राम उड़ गया तो मिला कितना 42। तो परसेंटेज यील्ड, असल पैदावार कितना हो गया, कम हो गया, 100% नहीं हुआ, कम हो गया। तो हमें ये देखना है कि असल पैदावार कितना है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो लिखेंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जो असल में मिला है, एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield into 100। परसेंटेज यील्ड के लिए ये फार्मूला अपने को याद रखना होगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, ठीक है, अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत? जैसे अब आप समझिए, एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने अमोनिया को, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के अमोनिया प्राप्त किया। देखिएगा, मान लिया हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके अमोनिया प्राप्त किया, 2NH3। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के क्या प्राप्त किया, अमोनिया प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 1 मिनट के लिए सपोज दैट हमने 5 मोल लिया, तो थ्योरी कह रहा है कि 10 मोल मिलना चाहिए। 1 मोल 2 मोल बना रहा है, तो 5 मोल 10 मोल बनाएगा। तो ये हो गया थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाला थोड़ा लापरवाह था। एक्सपेरिमेंट करने वाला क्या था, थोड़ा लापरवाह था। 2 मोल उड़ा दिया, 8 मोल कलेक्ट यही हुआ, 8 मोल। तो एक्चुअल यील्ड अपने को कितना मिला, एक्चुअल यील्ड मिला 8 मोल। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड की बात की जाए तो एक्चुअल यील्ड यानी 8 बाई थ्योरेटिकल यील्ड 10 इंटू 100, यानी कि 80% ही प्राप्त हुआ, 20% गायब हो गया, उड़ गया, जैसे भी नुकसान हो गया। परसेंट यील्ड 80% है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन बनाया जाए, इस पर भी एक क्वेश्चन बना लिया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन बना लिया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लिया हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, क्वेश्चन है मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया और इसे गर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और CO2 मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और क्या मिला, CO2 मिला। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस 0.2 मोल, मान लेते हैं 0.2 मोल ये दिया गया, तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या हो जाएगा, 0.2 मोल, क्योंकि 1 मोल MgCO3 1 मोल CO2 बनाता है। मैं ये बता रहा हूं कि परसेंट यील्ड 75% है। तो बताइए एक्चुअल मास ऑफ CO2 निकालिए, एक्चुअल मास ऑफ CO2
निकालिए फटाफट। परसेंट यील्ड मतलब 75 फार्मूला लगा रहे हैं। एक्चुअल मास हमें निकालना है, x मान लेते हैं, या एक्चुअल मोल निकाल लीजिए, मोल के टर्म में निकाल लीजिए। एक्चुअल मोल, ये 75% मोल हो गया। एक्चुअल मोल x है और असल में थ्योरेटिकल मोल 0.2 है इनटू 100, तो निकल जाएगा दैट मींस x बराबर 75 इंटू 0.2 बाई 100, यानी 25 या 75, 25 चौके 100, 0.6 बाई 4 मतलब 6 बाई 40। क्लियर है? 6 बाई 40 यानी कि 2 दिया 6, 20, 3 बाई 20 लगभग आ जाएगा, लगभग क्या 0.15 आएगा। 20 से 3 को डिवाइड करिए, 20 से एक बार में जाएगा 10, फिर 0 आएगा 5, 0.15, 0.15 जो है एक्चुअल मास होगा, 0.15, 0.2 नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन भी देख लिया, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन भी देख लिया। चलिए अगले वीडियो सीरीज में, जो कि वीडियो सीरीज थ्योरी 38 होगा, उसमें हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर बातचीत होगी। अगर ये आपको पसंद आ रहा है, अगर इसका कोई फायदा मिल रहा है, तो वीडियो सीरीज थ्योरी 01 से देखते हुए चलिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत अच्छा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको आईआईटी एडवांस तक के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड डे।